बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है बेड डेट्स के टॉपिक को देखा था, बेड डेट्स को डिटेल में किया था। व्हाट आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू के देखो कॉन्सेप्चुअली तो हम लोगों ने कर लिया था, बट आई वुड सजेस्ट यू कि तुम लोग एक दफ़ा ना स्टडी टेक्स्ट को तमीज़ से अच्छे से देख लो, सही है ना। तुम स्टडी टेक्स्ट के को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, तुम्हारे जो डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसको एक दफ़ा कर लो, फिर मैं बीच में एक क्लास लगा के ना तुम लोगों की जो भी कंसर्न्स होंगे, क्यूरीज होंगी, वो मैं एक दफ़ा उसको भी खुद भी एड्रेस कर दूंगा, सही है ना। तो स्टडी टेक्स्ट को लाजमी रन थ्रू कर लो। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दिस इज एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। सर, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का जो टॉपिक है, ऑल्दो इट्स अ बेसिक टॉपिक बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में या तो इससे जो है 5 to 6 मार्क्स का अलग से MCQ आता है, या फिर इसको फाइनल अकाउंट्स के साथ जो है वो मिला के एग्जामिनर पूछता है, लाजमी पूछता है, सही है ना। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स ये वो एरिया है जो एग्जामिनर लाजमी पूछेगा। हाँ, उसका वेटेज कम होता है, अनलाइक बेड डेट्स जिसका वेटेज 8 से 10 मार्क का होता है, फाइनल अकाउंट जिसका 20 मार्क का होता है, इसका वेटेज कम होता है, बट ये लाजमी आता है। और अगर ये एग्ज़ाम में ना भी आए तो इसको समझना शदीद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर अकाउंटिंग अधूरी है। और ये वाहिद एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स हैं जो हर कंपनी के अंदर पाई जाती हैं। अब सर ये होती क्या है, आए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से लाजमी एग्जामिनर सवाल करता है बेसिक लेवल पर। देखिए, जब आप अकाउंटिंग करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं तो देयर आर 2 बेसिस टू रिकॉर्डिंग आइटम्स, दैट इज इनकम और एक्सपेंस। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है कि एसेट और लायबिलिटी इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, इट्स एक्चुअली इनकम और एक्सपेंस और कैपिटल जिसकी वजह से एसेट या लायबिलिटी अराइज होती है, राइट। एसेट या लायबिलिटी ऐसा नहीं है फूक मारी जो है एसेट या लायबिलिटी आ गया, इट्स एक्चुअली इनकम और एक्सपेंस और कैपिटल जिसकी वजह से एसेट या लायबिलिटी में कमी या ज्यादती होती है। सो नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इनकम और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। जब हमें इनकम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो जब हमें कोई पैसे देगा तो हम उसको अपनी इनकम मान लेंगे, क्योंकि जब कोई बंदा हमें पैसे देगा इनकम के एवज, सो ही वुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग एज अ कंसिडरेशन फ्रॉम अस, ईदर सर्विसेज और ईदर गुड्स। लेट्स से अभी तुम हसन मारफानी से जो है अकाउंटिंग की क्लासेस लेने के लिए आते हो, अज्यूम करते हैं 6 महीने का कोर्स है, मेरी फी है लेट्स से 30,000, तो 30,000 तो मैं तुमसे आज ले लूंगा, बट मैं जो पढ़ाऊंगा तुम्हें वो तो ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स पढ़ाऊंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं हसन मारफानी अपनी इनकम आज बुक कर लूं जब तुम मुझे एडवांस में पैसे दे रहे हो, या फिर मैं 6 महीने बाद बुक करूं, या हर महीने में इक्वली बुक करूं। ये सारे सवालात हैं जो हमें अकाउंटिंग करते हुए आते हैं। सो उसी चीज का जवाब आए जरा हम देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। याद रखिएगा, जब हम अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की तो 2 बेसिस होती हैं, वन इज कैश बेसिस एंड अदर इज एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में आप इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करते हो जब आपको रिसीव हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने उसे अर्न किया हो, आप उसके हकदार हो या ना हो। हकदार होने या ना होने का मतलब क्या है, जैसे अभी तुमने मुझे फ़ी दी लेट से 6 महीने की 30,000 रुपये, सही है। तो आज अगर तुम मुझे 30,000 रुपये देते हो तो मैं हालांकि हकदार नहीं हूँ इसका, मैं हकदार उस वक्त बनूंगा जब मैं तुम्हें 6 महीने पढ़ा दूंगा, सही है ना। या अगर मंथली फ़ी है तो मंथली की हर जैसे जैसे महीना गुजरेगा वैसे वैसे मैं हकदार बनूंगा। सो याद रखो, कैश बेसिस में आप इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करते हो जब आपको रिसीव हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने उसे अर्न किया हो या ना किया हो, सही है। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट। दूसरा, एक्सपेंस कैश बेसिस में कब रिकॉर्ड होता है, याद रखें एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड होता है जब आप एक्सपेंस पे करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने उसका बेनिफिट लिया है या नहीं लिया। मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो टेक्निकली तुम्हारे लिए वो एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। तो सवाल ये पैदा होता है, तुम अपना एक्सपेंस कब बुक करोगे, जब तुमने पे किया है तब बुक करोगे, या जैसे जैसे तुम बेनिफिट लेते जाओगे वैसे वैसे बुक करोगे। तो द आंसर इज अंडर कैश बेसिस आप एक्सपेंस उस वक्त बुक करते हो जब आप पे करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने बेनिफिट लिया हो या ना लिया हो। सो आई एम श्योर आपको कैश बेसिस के हवाले से क्लैरिटी है। इनकम उस वक्त रिकॉर्ड होगी जब आपकी जेब में पैसे जाएंगे, एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड होगा जब आपकी जेब से पैसे जाएंगे, सही है।
अब सवाल ये पैदा होता है एक्रूअल बेसिस में आप इनकम और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं? एक्रूअल बेसिस में आप इनकम रिकॉर्ड करते हैं जब आप हकदार बन जाते हैं, अर्न कर लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको पैसे मिलें या ना मिलें। एक्रूअल बेसिस में आप हकदार जब बनते हो, जब इंटाइटल्ड होते हो, जब अर्न कर लेते हो इनकम को, तब आप रिकॉर्ड करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको वो पैसे मिलें या नहीं मिलें, तभी रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट होता है। एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस में आप उस वक्त रिकॉर्ड करते हो जब आप इनकर कर लो, जब आप बेनिफिट ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने पेमेंट की हो या ना की हो। यही वजह है कि एक्रूअल बेसिस के अंदर पेएबल का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि कैश बेसिस के अंदर कोई रिसीवेबल और पेएबल नहीं होगा? जी सर, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैश बेसिस के अंदर आप रिकॉर्डिंग ही उस वक्त करते हो जब आप पे कर दो या रिसीव कर लो। एक्रूअल बेसिस में रिसीवेबल और पेएबल का कॉन्सेप्ट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपकी जो बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग है इनकम के केस के अंदर अर्न, जब आप अर्न कर लेते हो, जब हकदार बन जाते हो तब होती है, और एक्सपेंस के केस में जब आप एक्सपेंस इनकर कर लेते हो, जब आप बेनिफिट ले लेते हो, उस वक्त जो है आप एक्सपेंस बुक कर लेते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने पेमेंट की हो या ना की हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द एग्जाम्पल। ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। आपको पता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो IAS 1 के तहत आपका जो पीरियड होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, वो 12 महीनों का होता है। हमें पता है हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 12 महीनों का होता है। अब अज्यूम करो आपका साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2012 को और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2012। ठीक है, अब आपने जो है रेंट एग्रीमेंट किया है ऑफिस के लिए 1 जनवरी 2012 को, और आप जो रेंट पे कर रहे हो वो 18 महीनों का कर रहे हो, मतलब 1,80,000, अज्यूमिंग 10,000 पर महीना पर मंथ कर रहे हो। अब आपका जो पीरियड है, अकाउंटिंग का जो पीरियड है वो 12 महीनों का है। आपने इस 12 महीनों की जो है अकाउंटिंग करनी है। तो मुझे बताओ फ्रॉम टेनेंट पर्सपेक्टिव, अगर तो आप लेट्स से टेनेंट हो, आप किराएदार हो, तो अंडर कैश बेसिस आप रेंट एक्सपेंस कितना बुक करोगे? आप बोलोगे भाई 12 महीने छोड़ो, पेमेंट कितनी की है? हालांकि आपने बेनिफिट 12 महीने का लिया है, आप यहां स्टैंड कर रहे हो, आप 31 दिसंबर पर स्टैंड कर रहे हो, ईयर एंड पे पूरा एक साल गुजर चुका है, अब आप 31 दिसंबर पर अकाउंटिंग कर रहे हो 2012 की। तो अगर तो ये कैश बेसिस होगा, अगर तो आप कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे चाहे मैंने 12 महीनों की सर्विसेज ली हो, बट चूंकि कैश बेसिस है तो मैं कितना बुक करूंगा रेंट एक्सपेंस? 10,000 इंटू 18 मंथ्स, पूरे 12 महीनों का कितना बुक करूंगा? 1,80,000। इसके बरक्स अगर आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे होते, इफ यू वुड हैव बीन यूजिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप बोलते आपने बेनिफिट कितने महीनों का लिया है? आपने बेनिफिट कितने महीनों का लिया है एक्रूअल बेसिस में? सर 12 महीनों का लिया है। अभी तक 12 महीनों का बेनिफिट लिया है क्योंकि एक साल हुआ है, 18 महीने नहीं हुए। तो आप बोलेंगे कि भाई जितना मैंने बेनिफिट लिया है उतना मैं एक्सपेंस बुक करूंगा। कितने महीनों का बेनिफिट लिया है? 12 महीनों का। तो आप कितना बुक करेंगे? 1,20,000। अच्छा जी, अगर हम ओनर के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि जो आपके लिए एक्सपेंस है वो सामने वाले के लिए इनकम है, तो ओनर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ओनर अगर कैश बेसिस के अंडर रिकॉर्ड करता तो ओनर वुड हैव टोल्ड कि भाई मुझे तो पैसे मिले 18 महीनों के 1,80,000, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने 12 महीनों की अभी सर्विसेज दी हैं, सही अभी 6 महीने रहते हैं, बट चूंकि मैं एक्रूअल बेसिस नहीं यूज़ कर रहा, मैं कैश बेसिस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कितना बुक करूँगा एक्सपेंस? 1,80,000। और अगर तो ओनर एक्रूअल बेसिस के तहत अकाउंटिंग कर रहा होता तो ओनर वुड हैव टोल्ड कि भाई देखो मैं हकदार हूं 12 महीनों का, अभी तक 12 महीनों की सर्विसेज दी हैं मैंने, तो मैं 12 महीनों का। तो सर क्या आंसर सेम रहेगा ओनर और टेनेंट के पर्सपेक्टिव से? जी, जो एक का एक्सपेंस है वो दूसरे की इनकम। ऐसा नहीं हो सकता आप किसी को दो 10 रुपए और वो बोले नहीं भाई मुझे तो 15 रुपए मिले, सही है ना? जो सामने वाले का एक्सपेंस होगा वो आपके लिए इनकम होगी और अदर वे राउंड। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है दैट हाउ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एक्रूअल बेसिस एंड हाउ यू आर टू बुक एक्सपेंस एंड इनकम इन द रिस्पेक्टिव बेसिस अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? लेट मी क्विकली रिएटरेट फॉर ऑल ऑफ यू। इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यू बुक इनकम एंड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट irrespective of earnings or occurrence accordingly, right? In accrual basis you book income and expense on the basis of earnings, on the basis of earned
or entitlement or the occurrence in case of expense irrespective of whether the amount has been received or not or paid or not in case of expenses. कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल जो भी हमने की है रेंट की, अज्यूमिंग हम जो है पूरे 12 महीनों की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अंडर कैश बेसिस मेरी एंट्री क्या पास होती? इफ़ आई वुड हैव बीन टेनेंट, सो आई वुड हैव पास्ड रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1,80,000 ये के मीन्स 1000 होता है, राइट? और अंडर एक्रूवल बेसिस मैं क्या एंट्री पास करता? रेंट एक्सपेंस 12 महीनों का, सही है, 1,20,000, कैश पे कर रहा हूँ 1,80,000, और बाकी जो 6,000 है ये क्या है? आप अगर रिकॉल करो मेरी बेसिक्स तो मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपने किसी चीज़ के बेनिफिट नहीं लिए हैं और आपको वो बेनिफिट आगे जाके मिलेगा तो ये आपके लिए एसेट होता है। तो इस एसेट को आप कहते हो प्री पेमेंट, जिसको हम प्रीपेड रेंट भी कह सकते हैं, ये आपके लिए एसेट है, ठीक है? ए मीन्स एसेट 60,000 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। अच्छा, अगर तो हम टेनेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो अंडर कैश बेसिस आप क्या एंट्री पास करते हैं? ओनर के पर्सपेक्टिव से, आई एम सॉरी, 1,80,000 और रेंट इनकम 1,80,000, राइट? सिमिलरली अगर अंडर एक्रूवल बेसिस आप बात करते हैं, अंडर एक्रूवल बेसिस अगर आप बात करते हैं तो व्हाट एंट्री यू पीपल वुड हैव पास्ड? आप कैश डेबिट करते हैं 1,80,000 से, आपने कमाया कितना है? चूँकि 1 साल के बेनिफिट आपने दिए हैं 1,20,000, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा सर जी? इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? सर आपको 60,000 रुपये इजाफी मिल गए जिसके लिए आप हकदार नहीं हैं, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है जिसको हम कहते हैं अनअर्न्ड रेंट, ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है? मैं इधर लिख भी देता हूँ, एल मीन्स लाइबिलिटी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि आपकी अकाउंटिंग एंट्री कैश बेसिस में और एक्रूवल बेसिस में कौन सी होगी। सी बी मीन्स कैश बेसिस, ए बी मीन्स एक्रूवल बेसिस। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कौन सी बेसिस अलाउड होती है और क्यों? तो याद रखें एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ अलाउड जब आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत अकाउंटिंग कर रहे होते हो, सिवाय एक स्टेटमेंट के जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको आप कैश बुक भी कहते हो। कैश बुक बनाते हुए आप लोग कैश बेसिस यूज़ करते हो, अदरवाइज आपकी जितनी भी अकाउंटिंग है अक्रॉस द बोर्ड दिस इज़ डन बेस्ड ऑन एक्रूवल बेसिस, राइट? आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग सिवाय कैश फ्लोज के एक्रूवल बेसिस पर होती है। अब एक्रूवल बेसिस पर क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं? वजह क्या है? क्योंकि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग गिव्स यू अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और आई वुड से अ बेटर व्यू ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर मैंने लेट से किसी से जो है उधार पे 5 लाख रुपए लिए तो मैं इसको इनकम तो नहीं कह सकता ना, कैश बेसिस में तो ये मेरी इनकम हो जाएगी। आइडियली तो जिस चीज़ का मैं हकदार हूं मुझे उसको इनकम कहना चाहिए, और जिस चीज़ का मैंने बेनिफिट लिया, अगर लेट से कल कलाक अगर कोई ओनर है वो आपको बोले भाई आपने जो है वो क्या कहते हैं 5 लाख रुपए जो है मुझे एडवांस दिए हैं, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, तो हम तो कभी भी नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे भाई एक्सपेंस कैसे हुआ, हम तो अभी रहे नहीं है, ठीक है ना? तो accrual basis of accounting gives you a better view of the scenario, that's why it is preferred under IFRS. So मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है that why standard allows us to actually follow accrual basis of accounting rather than cash basis of accounting.